गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम लोगों ने अगली क्लास में कुछ टॉपिक को जाना था जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। अब आज इसके आगे हम लोग जानेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि जो ये सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वह हमने ऑप्शनल के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। ऑप्शनल यानी कि जिनका यूपीएससी में इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो, यानी कि वैकल्पिक विषय, ठीक है। तो उसके लिए ये यानी कि ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ये ऑप्शन के तौर पर कर सकते हैं। और जिनका नेट, जेआरएफ और पीएचडी के लिए, जैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे या पीएचडी के लिए जिनका होगा उनके लिए ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पर ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास है। और छोटे मोटे एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, ठीक है, इन सब के लिए भी ये एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट, ये क्लास है, ये सब्जेक्ट है, ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, ठीक है। तो छोटे मोटे एग्जाम्स के भी इस पर आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी ये इंडिविजुअल के लिए नेट, जेआरएफ, पीएचडी और ज्योग्राफी से जो ऑप्शनल हो यूपीएससी के लिए, उनके लिए बेस्ट दिन है, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा कुछ पढ़ा था आगे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि उसमें हम लोगों ने आकृतियों यानी कि छोटे आकृतियों के बारे में जाना था कि उस के अंतर्गत हम कौन कौन सी आकृति को पढ़ेंगे। तो वो 10 नंबर था उस समय। जियोग्राफी अर्थात भूगोल, ठीक है। तो इसमें जो अगला है हम लोगों का, यानी कि 11 नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है वह है क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में जो हम लोग पढ़ेंगे वह है वायुमंडल, उष्मीय विकिरण, सूर्यातप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान, एल्बिडो, वायुदाब। उसके बाद वायुमंडल का त्रिकोणीय देशांतरीय संचार, वायुदाब की पेटियां, मौसम स्थानांतरण, पवन, जेट स्ट्रीम, वायुमंडल के जल, बादल, वर्षा, वायु राशियां, वाताग्र एवं चक्रवात, इन सब को हम जलवायु मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का विश्व की जलवायु, ठीक है। विश्व की जलवायु। तो विश्व की जलवायु में सिर्फ हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है और वो है कोपेनहेगन का वर्गीकरण सिद्धांत। तो कोपेनहेगन के वर्गीकरण सिद्धांत में हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी प्रकार के क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के इंडिकेशन के लिए जो जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द से उस क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे तो हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी कि 13 नंबर, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है महासागर। महासागर। और महासागर में जो हम लोग पढ़ेंगे वह है महासागरीय नितल, उसके बाद उच्चावच, जल का तापमान, और जल के तापमान के साथ साथ हम लोग इसमें यानी कि अगर हम कहें तो जल के तापमान के साथ साथ महासागरीय लवणता, महासागरीय निक्षेप, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ करके क्लियर कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हम लोगों का महासागरीय जल की गतिशीलता, ठीक है।
गतिशीलता। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे लहर, ज्वार भाटा और महासागरीय ज्वार, इन तीनों को हम महासागरीय जल की गतिशीलता में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से हम देखते हैं लहर, ज्वार भाटा और महासागरीय ज्वार या महासागरीय धारा हम कहें तो। ठीक है, अगला 15 नंबर, ये है हमारा प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, ठीक है। इस प्रवाल भित्ति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जैसे प्रवाल भित्ति के प्रकार, प्रवाल भित्ति के विकास, प्रवाल भित्ति का वर्गीकरण या उनके लिए अनुकूल परिस्थिति, ठीक है, या वैश्विक वितरण या प्रवाल विरंजन, इनके बारे में हम इसके अंतर्गत यानी कि प्रवाल भित्ति के अंतर्गत हम बात करेंगे। ठीक है, अगला है हम लोगों का 16 नंबर, मृदा। मृदा अर्थात मिट्टी। ठीक है, मृदा में जैसे मिट्टी की संरचना, औसत संरचना, ठीक है, उसके बाद मिट्टी के निर्माण के चरण, मृदा निर्माण में शामिल प्रक्रिया या मृदा निर्माण की प्रभावित करने वाले कारक, मृदा का वर्गीकरण और उसके बाद मृदा के खनिज और खनिज के बाद मृदा अपरदन, इसके बारे में हम लोग मृदा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है विश्व के प्रमुख जैविक क्षेत्र। विश्व के प्रमुख जैविक क्षेत्र। विश्व के प्रमुख जैविक क्षेत्र, ठीक है। इनमें हम बायोम और बायोम का वर्गीकरण, ये दो चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। पहला है बायोम और दूसरा बायोम का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है। इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति, मानव की बस्तियां, मानव का विकास और उसके बाद जनसंख्या और मानव प्रजातियां, इनके बारे में हम यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में हम इसको पढ़ेंगे। अगला है हमारा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या हम कहेंगे इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें कृषि, फसल, पशुपालन, फूलों की खेती और या हम कहें सागरीय संसाधन, मत्स्य पालन, उसके बाद संसाधन, इसके अंतर्गत हम इतनी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। किसमें? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाली चीजें हैं। अगला हमारा क्या है, अगला का यानी 20 नंबर हमारा है उद्योग। क्या है? उद्योग। उद्योग में हम लोग जो लोग पढ़ेंगे वह है उद्योग का वर्गीकरण और उद्योग की अवस्थिति के बारे में, ठीक है, या प्रभावित करने वाले इनके कारक, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और विश्व औद्योगिक समस्याएं, इनके बारे में हम उद्योग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अंतिम जो हमारा लास्ट है वह है परिवहन। ठीक है, अगला क्या है इसमें 21 नंबर, ये है परिवहन। ठीक है, परिवहन में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है भूमि परिवहन, वायु परिवहन, बंदरगाह और जल परिवहन। इसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो सारे के सारे ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी कि विश्व के भूगोल में जो हमारे कंटेंट थे, हम लोगों ने क्या प्रारंभ किया है, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, और इसके अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है उसको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है।
अब हम लोग सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों को मुख्यतः पढ़ना है या जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी करनी है, जो हमारे पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। ये हो गया आप लोगों का, इसके आगे चलते हैं। इसमें हम पहले भूगोल का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, जैसे भूगोल को अगर हम दो शब्दों में तोड़े, पहला क्या होगा जियो और दूसरा होगा ग्राफी। ठीक है, ग्राफी। इसमें कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे ग्राफी, ग्राफिया या ग्राफोस। ठीक है, इन सभी का सिर्फ एक मतलब होता है, वह है डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है वर्णन या विवरण। वर्णन या विवरण किसका? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा, यानी कि जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफोस मतलब उसके ऊपर का आवरण, या उसको कहें आंतरिक आवरण। उसको हटा करके हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे ऊपर से भी पढ़ना है और अंतर से भी पढ़ना है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, आखिर पृथ्वी के अंदर ही तो हम लोग पढ़ेंगे। और जब पेड़ पौधे, वनस्पति, संसाधन, जल, महासागर, वायुधारा ये सब पढ़ेंगे तब, तो वो हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो दोनों तरह से, यानी कि अगर आपको कहीं वर्ड मिल जाते हैं ग्राफी, ग्राफिया या ग्राफोस, इसमें हम क्या पाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ एक वर्ड, वह होता है वर्णन या वर्गीकरण। ठीक है, जैसे हम कहें कि, यानी कि अब इसमें आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल के पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो यह बोला जाता है हिकेटियस को। ठीक है, इन्होंने पहले जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और यह इन्होंने 550 BC से 476 के अंतर्गत इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया फादर ऑफ ज्योग्राफी। और यहीं पर एक आता है व्यवस्थित भूगोल के पिता। व्यवस्थित भूगोल के पिता। जब इनका नाम आता है तो यहां हम लोग क्या लिखते हैं, इरेटोस्थेनिज। इनको हम व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 276 BC से 194 BC के अंतर्गत इसको लिखा था। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, जैसे अब हम कह सकते हैं कि वास्तव में भूगोल है क्या, भूगोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत पृथ्वी प्रकृति व मानव के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों का विशद अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक है, क्या हम कहेंगे कि इसका विशद अध्ययन यानी कि ज्योग्राफी का विशद अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल, या इसके अंतर्गत किया जाता है, ये भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोनों चीजें सेम है। तो इसको दो प्रकार से कहा गया। एक जैसे यानी कि इसमें दो सिद्धांत जो सबसे पॉपुलर हैं यानी कि जो दिए गए, ठीक है, वो है भू केंद्रित सिद्धांत और दूसरा है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, यानी कि जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक दो सिद्धांत सबसे पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। इसमें पहला है जियोसेंट्रिक, पहला सिद्धांत है जियोसेंट्रिक। ठीक है, जियोसेंट्रिक इसे कहते हैं भूकेंद्रित सिद्धांत। इसमें क्या है, जैसे इसमें कहा गया कि ये जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ, वह क्या है? स्थिर है, अर्थात यह ब्रह्मांड में क्या है? स्टेबल है। बाकी जो सभी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी स्थिर है, बाकी सभी ग्रह इसके अगल बगल क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है और ग्रह जो वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये सिद्धांत टालेमी ने 15वीं शताब्दी में दिया था। कब दिया था? 15वीं शताब्दी में। लेकिन जब केपलर ने अपना दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि उसको इन्होंने क्या कहा? हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने क्या कहा? हेलियोसेंट्रिक, यानी कि सूर्य केंद्रित है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसे इन्होंने क्या कहा? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा? अब इसी का सीधा उल्टा हो जाएगा। कैसे? क्या इसमें इन्होंने कहा कि जो यह सन अर्थात सूर्य है यह स्थिर है। क्या है? ये ब्रह्मांड में स्थिर है और बाकी जो सभी ग्रह हैं, बाकी जो सभी ग्रह हैं वो इसके क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो जब इसे दूरबीन से देखा गया, इसको सेटिस्फाइड किया गया और इसको तीन लोगों ने मिल करके सेटिस्फाइड किया। ठीक है, इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने किया। ठीक है, उसके बाद गैलीलियो, उसके बाद केपलर। ठीक है, केपलर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया। तो ये सेटिस्फाइड किया, इन लोगों ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के बीचों बीच में स्थित है और जो सभी ग्रह हैं वह इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा गया। ये दो सिद्धांत ऐसे हैं जो सबसे पॉपुलर हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे चलेंगे। जैसे
तो ये सिद्धांत जब से वेस्ट देन में है। अब जैसे हम कहें कि अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो भाई जो हम पृथ्वी के चारों तरफ देखते हैं या हम कहें कि हमारे चारों तरफ पाया जाए, ये हम कह सकते हैं ना। आखिर मानव कहीं ना कहीं कुछ उपद्रव करता रहता अपने जीवन काल में। आप सभी लोग देखते हैं भाई, गड्ढा खोद रहे हैं, बालू निकाल रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये पृथ्वी पर हस्तक्षेप कर रहे हैं कि नहीं? हर प्रकार से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव हस्तक्षेप रहित पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, यह क्या है? भौतिक भूगोल है। क्या है? भौतिक भूगोल, या इसी को हम प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। चाहे हम इसे भौतिक भूगोल कहें या इसी को हम प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं, ठीक है। जो क्या है? किसी भी मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप रहित है, यानी कि इस पर कुछ ना कुछ क्रियाएं क्या हो रही हैं? चलती जा रही हैं अनेक प्रकार से। तो इसके अंतर्गत हम जिनका अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करते हैं, वह है जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल, जैवमंडल, उसके बाद तुषार या हिममंडल, ठीक है। तुषार या हिममंडल कहते हैं। यहां क्लियर हुआ आप सभी को? ये चीजें क्लियर हैं? ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। ये हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। जैसे हमने कहा, हम इसमें देखते हैं जैसे ये भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम 3 पार्ट पाते हैं। क्या पाते हैं हम? 3 पार्ट। इसमें पहला है जलमंडल, ठीक है। या हम कहें, चलो हम पहला लिख देते हैं क्या? स्थलमंडल। दूसरा हमारा है वह है वायुमंडल, और तीसरा है जलमंडल। इन तीनों को मिलाने के बाद हमारा बनता है जैवमंडल, ठीक है। और जैवमंडल के बाद हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तुषार या हिममंडल, ठीक है। इनका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा सारा हो गया जो टॉपिक हम लोगों को ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। इससे बाहर आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग जैसे एग्जाम डेट आप लोगों ने देखा होगा, 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम डेट आ गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बेसिस को देखते हुए हम लोग करंट पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो एक क्लास आप लोगों की करंट की अपडेट होती रहेगी, तो ये आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक। बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को।